अभी आपने अपने दिमाग को शांत कर लें। ये तो हम शांत कर देंगे अभी एक ही मिनट में। मिडिल स्ट्रीम क्या पढ़ाया था आप लोगों को? मिडिल स्ट्रीम में आपको 712 से लेकर के 712 से 1206 तक पढ़ाया था आप लोगों को, ठीक, अर्थात मोहम्मद गौरी तक पढ़ा दिया था। थोड़ा रिवीजन करते हैं। 712 में एक ऐसे मुस्लिम शासक का नाम बताओ जिन्होंने पहली बार इस्लामिक अटैक किया था भारत पे। मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ का रहने वाला था? अरब का था, तुर्की का था? अरब का। देख 1001 ईस्वी में वैसे मुस्लिम आक्रमण के नाम बताओ जो तुर्की से आए थे, उनका नाम बताओ। महमूद गजनबी। देख, और 1191 और 92 में ऐसे मुस्लिम शासक के नाम बताओ जिन्होंने तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का हार गया था और दूसरे युद्ध में वो जीत गया था। मोहम्मद गौरी। यहाँ तक कंप्लीट कराया था। आज की क्लास में मैं आपको गुलाम वंश पढ़ाऊंगा, जिनमें आपका जो फर्स्ट टॉपिक आता है दिल्ली सल्तनत। मैंने बताया था आप लोगों को कि दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से पांच डायनेस्टी ने राज किया था। जैसे बताया था आप लोगों को कि मगध साम्राज्य में 7 वंशों राज किया था, डायनेस्टी राज किया था। उसी तरह से दिल्ली सल्तनत में 5 डायनेस्टी राज किए थे, जिनमें आपका पहला गुलाम वंश था, ठीक, दूसरा खिलजी वंश था, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोधी वंश था। दिल्ली सल्तनत का पहला वंश, गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। और वही लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जिसने बाबर के साथ 1526 में पानीपत के युद्ध में हार गया। और हारने के बाद वो एक ऐसा शासक हुआ जो पहली बार जो है युद्ध के मैदान में ही मारा गया था। बहुत सारे कारण थे इब्राहिम लोधी के हारने के। अब मान लो कि जब पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि पानीपत की लड़ाई में किसके पास सैनिक अधिक था और किसके पास सैनिक कम था और बाबर ने किस रणनीति से इब्राहिम लोधी को खत्म कर दिया, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, वो पढ़ाएंगे अलग से। देख, तो पहले देखते हैं कि गुलाम वंश में जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसने किस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का विकास करना शुरू करता है। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। वो गुलाम भी था, वो सेनापति भी था, लेकिन जब मोहम्मद गौरी युद्ध में बिजी था तो उसी के बेटी से कुतुबुद्दीन ऐबक को प्यार हो गया। और जब प्यार हो गया तो उसने शादी की रिक्वेस्ट करी तो शादी हो गई। और जब शादी हो गई तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सहित कई सारे प्रांत भेंट में मिल गए। तो दिल्ली के सल्तनत के अंदर जो पहला शासक हुआ गुलाम वंश का शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका नाम गुलाम वंश रखा गया, ठीक है। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक का उतना महत्वपूर्ण रोल नहीं होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 तक राज करता है। उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया था, ठीक। उसने गरीबों को दान दिया, तो गरीबों को दान दिया, कुरानों को फैलाया और इसके अलावा उसने लाखों का दान किया। इसलिए उसको क्या कहते हैं? कुरान शरीफ कहते हैं। इसके अलावा हातिम कहते हैं और लख बख्शी कहते हैं। लख बख्शी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने लाखों का दान किया था, ठीक। इसने अजमेर शरीफ में एक वो बनवाया, क्या? 28 दिन का झोपड़ा। ये एक संस्कृत विद्यालय था, लेकिन इस विद्यालय में क्या मंदिर था नहीं, ना मस्जिद था, ये क्या था? एक विद्यालय था, संस्कृत परिषद था, लेकिन जो है इसका निर्माण जो है मुश्किल 2.5 दिन में ही करवा दिया गया था, ठीक। उसने दिल्ली में बख्तियार काकी जो इसका गुरु था, उसके कहने पर उसकी याद में एक मीनार निर्माण किया जिसे कुतुब मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार की जो बारे में विषय बताएंगे, कुतुब मीनार को जो है केवल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, 3-4 शासकों ने मिलकर बनाया है। पहला जो इमारत था, पहली मंजिल कुतुब मीनार की, वो बनाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो उसका दामाद हुआ इल्तुतमिश, उसने लगभग 4 मंजिला इमारत खड़ा कर दी, लेकिन लास्ट में जब आए एक और फिरोज तुगलक, उसने बनाया फिर, और अंतिम में जो है इसका एक इमारत गिर जाता है एरोप्लेन के अटैक से, ठीक है। ये आपने कहानी सुनी होगी, ये 1984 की बात है, ठीक। इसके बाद अब देखते हैं
कि जो अलाउद्दीन खिलजी है वो भी कुतुब मीनार की तरह एक अलग से मीनार बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो मीनार नहीं बना पाया। तो उसने क्या किया, एक दरवाजा बनाया कुतुब मीनार के सामने, कहा कि जो भी प्रवेश करेगा वो इस दरवाजे पर प्रवेश करेगा। उस दरवाजे का नाम है अलाई दरवाजा। ये बिहार दरोगा में क्वेश्चन आया था कि कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को किस नाम जानते हैं? अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं। जो प्रवेश करोगे वहां पर लिखा होता है अलाई दरवाजा। ठीक है, ये चीजें आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाली बात है। दिल्ली सल्तनत में मुख्य रूप से हम देखते हैं गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, ठीक, इसके अलावा आरम शाह, बारम शाह, ठीक, और मुख्य रूप से एक शासक था बलबन। इन्होंने राज्य किया और लगभग 1206 से लेकर के 1283 तक ही इसका राजपाट रहा था। इसके बाद छोटे मोटे शासक आए और इसका ये अंत हो गया। और जीएसटी, कौन जीएसटी का नाम क्या था? नहीं, एक और था, अलाउद्दीन खिलजी का चाचा, क्या नाम था उसका? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया, अंतिम दिल्ली सल्तनत शासक को मार करके और राजगद्दी हड़प लिया। ठीक, वो पढ़ाएंगे बाद में। तो इसको देखते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन होता है 1206 से 1210 तक रहता है, ठीक, गुलाम वंश में। कुतुबुद्दीन ऐबक उतना महत्वपूर्ण शासक नहीं होता, लेकिन दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला और गुलाम वंश की स्थापना करने वाला जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक एक तुर्क जनजाति का था, ठीक, ये एक शेड्यूल्ड ट्राइब के रहने वाला था, लेकिन उसको लाया कौन? ऐबक को बचपन में निशापुर के एक काजी ने दास के रूप में उसे खरीद लिया था। जब खरीद लिया निशापुर के शासक ने, तो किसी कारणवश जो है मोहम्मद को वहां अटैक किया और ऐबक को वहां से साथ ले आया, वो भी उसको खरीद लिया मान लो। ठीक, ऐबक दास वंश का संस्थापक था। ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। ठीक, ऐबक ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर। कई बार क्वेश्चन आता है कि ऐबक की राजधानी बताओ, तो लाहौर। इसके बाद ऐबक को लखबख्शी कहा आता है क्योंकि ये लाखों का दान भी करता था। इसके अलावा अजमेर में इसने क्या किया? 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया। देख, तो क्वेश्चन आता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में। किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कितने दिन बनाया? 2.5 दिन बनाया। ये किस चीज का झोपड़ा है? तो संस्कृत विद्यालय की तरफ से। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में कुतुब मीनार की नींव रखने वाला जो शासक था वो भी बख्तियार काकी के यादों में। बख्तियार काकी कौन था? बहुत बड़े सूफी संत थे। हाँ, सूफी संत के याद में बना दिया इसने क्या? कुतुब मीनार। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी। इसके बाद इसे हातिम भी कहा था क्योंकि ये गरीबों का रक्षक था, इसलिए इसे हातिम कहा जाता है। देख, ये तो बता दिया बख्तियार काकी के याद में कुतुब मीनार की निर्माण करवाया गया। 1210 में चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए, पोलो होते ना, पोलो खेलते हुए पत्थर टकराया घोड़ा उसका, वो गिर करके चोट लगा सिर पे और वो मर गया। और इसे दफनाया कहाँ गया? आगरा में। कई बार क्वेश्चन आता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को दफन कहाँ किया गया? तो आगरा में से दफन कर दिया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कोई दिक्कत समझ आ गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपके इस टॉपिक में क्लियर है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें आप प्रॉपर रूप से देखिए। इसके बाद आपका अगला शासक आता है आरम शाह। आरम शाह का जो रोल होता है उतना बड़ा नहीं होता। आरम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा होता है। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा कौन होता है? आरम शाह। लेकिन 1210 में अयोग्य शासक होने, अब जो शासक ही अयोग्य होगा उसे कौन नहीं मार देगा? तो उसी का गुलाम था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने क्या किया? आरम शाह को मार करके दिल्ली सल्तनत पर अपना राज कब्जा कर लिया। और इल्तुतमिश जो था गुलामों का गुलाम कहे जाने वाला शासक है। अब क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत में एक ऐसे शासक का नाम बताओ जो गुलामों का गुलाम था। कैसे? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक पहले गुलाम था किसका? मोहम्मद घोरी का। और उसका गुलाम था कौन? इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने किसकी हत्या करी? आरम शाह। आरम शाह कौन था? उसका बेटा था। इल्तुतमिश काफी ज्यादा ही प्रभावित शासक हुआ और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक जो मेनली रूप से जो फाउंडर था कि 4 साल में क्या करेगा? कुछ कर पाएगा नहीं। तो वास्तविक संस्थापक जो था कौन था आपका? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की नींव रखी क्योंकि ये कौन था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। अब तुर्कों को हम क्या जानते हैं कि तरह से गुलाम को अपने बेटे के समान मानते थे।
हमारे ऐसे नहीं कि दास खरीद लिया तो गुलाम नौकर है, नहीं, वहां पे क्या था, दुर्गम सिस्टम ही था कि अगर गुलाम है तो हमारे बेटे के समान है। तभी तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन से शादी करवा दिया अपनी बेटी का, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश में शादी करवा दिया अपनी बेटी का। तो कौन हुआ, दामाद भी हुआ और इसका गुलाम भी हुआ और दामाद भी हुआ। ठीक, तो इल्तुतमिश किसका दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का। आलम शाह को मारने वाला कौन था, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कौन था, इल्तुतमिश। दिल्ली सल्तनत का वास्तव संस्थापक कौन था, इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का प्रॉपर रूप निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, उसने खलीफा से सुल्तान पद को धारण किया, वो खलीफा था, उसने क्या किया, अपने आप को सुल्तान बना लिया। ठीक, इसके बाद उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम राजधानी कहाँ थी, लाहौर, जबकि इल्तुतमिश के टाइम राजधानी कहाँ हो गई, दिल्ली। कोई दिक्कत, इसने इसे गुलाम वंश का वास्तव संस्थापक कहते हैं। एकता प्रणाली को शुरू किया, इसने एक एकता प्रणाली को शुरू करने वाला कि दिल्ली सल्तनत में वैसे शासक के नाम तो जिन्होंने एकता प्रणाली को शुरू किया था। ठीक, इसके अलावा शुद्ध अरबी के सिक्के लाए थे, शुद्ध अरबी सिक्के, जो पॉइंट होते हैं प्रॉपर रूप से ऐसे शुद्ध पॉइंट जो थे उन्होंने लाए थे अरबी पॉइंट। किसने, इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका लाने वाला शासक कौन था, इसके अलावा तांबा कहते हैं यहाँ पे जीतल, तांबा का जीतल जाने वाला शासक कौन था, इल्तुतमिश। चंगेज खान का आक्रमण, चंगेज खान मंगोल का सबसे बड़ा प्रतापी शासक था। ठीक, हाँ, इसके बारे में आप लोग कभी पढ़े होंगे हिस्ट्री में, जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तब बताऊंगा आपको चंगेज खान था कौन, उसने किस प्रकार से पूरे मंगोलों पर कब्जा कर लिया था अकेले ही, किसी को नहीं छोड़ा, सबको मार दिया, अपने दोस्त को तक मार दिया, क्योंकि इसके पिताजी की हत्या कर दी गई, इसको किडनैप कर लिया गया। इसके पिताजी एक कबीला का मुखिया था, वो अलग कहानी है। एक इल्तुतमिश का पुत्र राजगद्दी पर बैठा। अब जब चंगेज खान के आक्रमण को भगाने वाला था, क्वेश्चन आता है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के टाइम में, समय में चंगेज खान ने मंगोलों का आक्रमण हुआ था, चंगेज खान या मंगोलों ने अटैक किया था, तो इल्तुतमिश के। ठीक है, कोई दिक्कत, ये सब क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते घुमा घुमा करके। अब यहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कहाँ से पूछेगा। ठीक, अब पूछ दिया कि मंगोलों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था दिल्ली सल्तनत में, चंगेज खान ने आक्रमण किया किसके टाइम में, क्या चंगेज खान के आक्रमण को रोक पाया था, टक्कर हुआ ही नहीं था, बस वो वापसी चला गया, क्योंकि उसको और कहीं से युद्ध करना था। अगर चंगेज खान अटैक करता तो शायद दिल्ली सल्तनत में भी चंगेज खान का राज होता, इल्तुतमिश वही खत्म हो जाता। ठीक, इसके बाद इल्तुतमिश टेंशन में आ गया, टेंशन में इसलिए आ गया क्योंकि वो बुढ़ा हो गया था। अब उससे टेंशन इस बात की थी, उसका जो बेटा, चार बेटे थे उसके, और चारों बेटा नालायक का नालायक, कोई गांजा फूंक रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई ऐसे मस्ती नहीं कर रहा है, किसी को राजपाट को टेंशन नहीं है। जो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान बहुत तेज दिमाग की थी, उसने बाबूजी को पटिया लिया, कहा बाबूजी आप ना हमें गद्दी बिठा दो। देख, अब झूठे में उसने क्या किया मंत्री क्या दिया कि हमारे बाबूजी ने हमारे नाम पे राजपाट कर दिया। उतने में एक शासक बना दिया, यहाँ पे नहीं बना था। रजिया सुल्तान क्या किया, उसने अपने बाप के सामने गई, वो अब पता नहीं गई थी कि नहीं गई थी, जो उनके मंत्री थे और अमीर लोग थे और जो उनके सैनिक थे, उन सबको क्या था कि बाबूजी ने, जो मेरे पिताजी है इल्तुतमिश, ने कहा कि हमारे बेटे नालायक है, इसलिए मैं राजगद्दी अपनी बेटी रजिया सुल्तान को सौंप रही हूँ। तो भारत के अंदर सबसे पहली मुस्लिम शासिका रजिया सुल्तान थी। ठीक है, पहली मुस्लिम शासिका थी रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी ये, इल्तुतमिश की बेटी थी। सब जितने भी उसके अमीर लोग थे, जो मंत्री होते थे, वो नाराज हो गए। क्यों, अब उसने बैठा दिया गद्दी पे, कहा ठीक है, उनको लगा मंत्रियों को कि रजिया सुल्तान हमारे इशारों पर चलेगी। जैसे आपको आधुनिक भारत में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी को बैठाया किसने, सिंडिकेट के नेताओं ने, मोरारजी देसाई ने, लेकिन उसी इंदिरा गांधी क्या किया, मोरारजी देसाई के लात मार करके भगा दिया। ऐसे किया कि इसने, रजिया सुल्तान ने मंत्रियों की एक नहीं सुनी और कहा, अब इसमें कहा जाता है, कुरानों में कहा जाता है कि अगर महिलाएं हम पर शासन करें वो लीगल नहीं है, वो हमारे लिए पाप है। ठीक, तो सारे मुस्लिम जो थे, मुस्लिम नेता थे और उनके जो धार्मिक लोग थे, वो कह रहे थे कि रजिया सुल्तान को गद्दी पर से हटाओ। रजिया सुल्तान उससे भी तेज, वो एक कदम सोचते थे तो वो 10 कदम आगे सोचती थी।
वो कहते थे रजिया सुल्तान दरबार नहीं ले आएगी, लेकिन वो घोड़े की बजाय हाथी पर बैठ करके जनता को संबोधित करती थी। वो किस में? बुरखे को उतार करके। कहते थे कि बुरखे में रहने के अगर कोई मुस्लिम महिला अगर बुरखे में तो वो हराम है, पाप है वो। लेकिन रजिया सुल्तान ने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया। दिल्ली सल्तनत के जितने भी गुलाम वंश के मंत्री होते थे वो इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गए और उसके रजिया सुल्तान से। अब अब मंत्री यही खिलाफ हो जाएगा, सेना खिलाफ हो जाएगा, तो राजा कहाँ बचेगा भाई? अभी सुना था ना, हैती के अंदर एक राष्ट्रपति था, उसको उसके सैनिक ने मार दिया, बुला दिया उसको। ऐसे था रजिया सुल्तान साहब। रजिया सुल्तान को लगा कि भैया अब दिल्ली में उसका दाना पानी नहीं होने वाला है, और वो वहां से भाग निकली। जैसे ही भागी उसे अल्तुनिया के शासक ने कैद कर लिया और जेल में बंद कर दिया। वो भी चैन थी, उस शासक को ही प्यार जाल में फंसा दिया। देख, अब अल्तुनिया के शासक ने क्या किया? रजिया सुल्तान से शादी कर ली। लेकिन रजिया सुल्तान के माइंड में कुछ और था, उसे दिल्ली को दोबारा चाहने की चाह थी। वो दोबारा चल पड़ी, जैसे गई आगे हरियाणा के जंगल में डाकुओं ने पकड़ करके इसको खत्म कर दिया। ठीक, और इसके लाश अभी भी इसके कब्र है। कुछ कहते हैं हरियाणा में, कुछ कहते हैं दिल्ली में, कुछ कहते हैं राजस्थान में, कुछ कहते हैं उत्तर प्रदेश में। इसकी कब्र कहाँ है किसी को पता ही नहीं। ठीक है, इस प्रकार से रजिया सुल्तान का टाटा बाय बाय हो गया। कब? 1240। इसके बाद छोटे मोटे अमीर जो जायदे थे वो शासन करने शुरू कर दिए, जिन्हें बारम शाह आया और नसरुद्दीन मोहम्मद आया। इनका शासन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जबकि इसी वंश का जो लास्ट शासक होता है बलबन, बहुत बड़ा क्या कहते हैं हरामी टाइप का शासक था। हरामी कैसे था कि जिस प्रकार से इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत का विस्तार किया, उसने भी वही करने का प्रयास किया। लेकिन इसने सिस्टम क्या लगवाया कि इसने जो था पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत के अंदर नाच गाने, डीजे नाइट, दारू पीना, जुआ खेलना सबको बंद कर दिया। का कोई मौज मस्ती नहीं होगा इसके अंदर। जो मैं कहूंगा वही करना पड़ेगा। अगर किसी ने गलत करी तो मैं उसको मृत्युदंड दूंगा। ठीक, तो बलबन काफी ज्यादा ही कठोर शासक में गिनती आता है, लेकिन उसने दिल्ली सल्तनत को काफी ज्यादा ही विस्तार किया। उसने जनता के लिए काफी अच्छे काम किए, उसने जनता को संबोधित किया, उसने दिल्ली सल्तनत का काफी आगे तक विस्तार किया। उसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई। उसने कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे रक्त जो है लोह से लोहान कर दूंगा, तुम्हें मारे खत्म कर दूंगा। तब तो कहा मैंने कि उसने नाच गाना, क्योंकि पहले बलबन दारूबाज नंबर 1 था। जब राजगद्दी बैठ गया तो कहा ना दारू मैं पीऊंगा ना जनता पिएगी, अगर जनता पिएगी तो मुझे पीने का शौक होगा, इसलिए ना मैं पीऊंगा ना पीने दूंगा। मोदी जी कहते नहीं है, मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। देख क्या कहता है। तो इसी तरह से केजरीवाल ही है, वो बलबन था। वो कहता है कि ना पीऊंगा ना पीने दूंगा। अगर तुम पियोगे तो टेस्ट मुझे लगा, मुझे पीना पड़ेगा। अगर तुम डीजे बजाओगे तो मुझे ठुमका लगाने का शौक होगा, मैं ठुमका लगाऊंगा। ठीक है, तो बलबन ने कहा कि ठुमका मैं किसी को नहीं लगाने दूंगा। अगर किसी ने संगीत कार्यक्रम शुरू किया या शादी विवाह में अच्छे गाने बजवाए और मुझे डांस करने का शौक हो तो मैं उसी को पीटूंगा। देख, तो बलबन ने ये सारे काम बंद करवा दिए। उसने पोवास प्रथा की शुरुआत की, उसने सिजदा की शुरुआत करी, उसने दीवाने अर्ज की शुरुआत की, उसने नवराज त्योहार शुरू करवा दिया। उसने कहा कि नवराज, जैसे हमारे नवरात्रे होते हैं ना, उस तरह से नवराज के त्योहार, फारसी त्योहार जो है नवरोज होते हैं। देख, फारसी त्योहार है नवरोज, उसको शुरू करवाने का कौन था? आपका बलबन शासक था। इसके अलावा इसी टाइम में अमीर खुसरो काफी अच्छे क्या थे? कवि थे। इसने काफी ज्यादा पद्मावती के ऊपर लिखा था। तो तीन शासक के दरबार में तुतिया कहते हैं, तुतिया। देख, तीन शासक के दरबार में इन्होंने गाया था अमीर खुसरो। एक तो आपका हो गया बलबन, एक आपका जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। देख, और एक दरबार में, मतलब 3 वंश में इसने अपना राजपाट करवाया था, मतलब गाना गाया था अमीर खुसरो ने। देख, पद्मावती जितने भी लेख है वो सब लिखा हुआ है किसी ने। तो देखो, दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का जो पहला जो शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरा शासक आरब शाह। क्या इसका शासन इतना महत्वपूर्ण था? नहीं था, क्योंकि ये बकलोल था, ये हिला हुआ शासक था, इसके अंदर कुछ था ही नहीं, इसीलिए इसको खत्म कर दिया। किसने? कहते हैं कि राजपाट में अगर दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हें पीट दिया जाएगा। जैसे
देखा होगा क्या वो आई थी एपिसोड मिर्जापुर, एक राजपाट के लिए बाप बाप को मार देता है, तो इसमें तो भैया तुम साले हो, साले को मार दिया, सब कर दिया। किंतु इसके बेटे 4 बेटे नालायक थे, गंजेड़ी भंगेड़ी देख लिए, उसकी बेटी राज किया रजिया सुल्तान ने, और पहली महिला थी जिन्होंने मुसलमानों को अपने पैरों तले दबा रखी थी वो, तो एक बहुत ही शानदार शासन किया उसने। इसके बाद रजिया सुल्तान के बाद बलबन आया, बलबन के बाद जाना खासा खत्म, और इसके बाद आता है खिलजी वंश। खिलजी वंश को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और खिलजी वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक अलाउद्दीन खिलजी।